कमीना ससुराल, महाकमीना मायका। ये कहानी है कविता की, जो अपने ससुराल और मायके दोनों से परेशान थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर कविता के ससुराल और मायके वाले दोनों ही उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो आइए देखते हैं आज की इस कहानी को। आज किचन की सफाई कर देती हूँ। कविता अपना किचन का काम निपटाने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद उसकी ननद और सासू माँ घर आती हैं। आ गए दोनों? अरे बहू ये देख, ये तेरी बहन के लिए साड़ियाँ खरीद कर लाए हैं। हाँ भाभी, आपको नहीं पता इन साड़ियों को खरीदने के लिए हमें कितनी दूर जाना पड़ा। अरे हमारे तो पसीने ही छूट गए। सच में बहुत गर्मी है भाई। लीजिए भाभी देखिए। कविता अपनी ननद और सासू माँ की लाई हुई साड़ियों को देखती है और उन साड़ियों को देखते ही वो उदास हो जाती है, क्योंकि उन साड़ियों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्या बहू, लग रही है ना एक नंबर की साड़ी? हाँ सासू माँ, साड़ियाँ अच्छी लग रही हैं। तभी किचन से कुकर की सीटी लगने की आवाज़ आती है। माँ जी अभी आती हूँ। कविता वहाँ से चली जाती है। तेरी भाभी का मुंह देखा तूने? हाँ माँ, बताओ ज़रा, इन साड़ियों में भला क्या कमी है? हाँ, थोड़ी सस्ती वाली है तो क्या हुआ? क्या लोग सस्ती साड़ियाँ नहीं पहनते? और वैसे भी कौन सा भाभी के मायके वाले बहुत अमीर हैं, उन लोगों के लिए तो ये साड़ियाँ बहुत है। और नहीं तो क्या, उन लोगों के हिसाब से तो ये साड़ियाँ बहुत अच्छी है। अरे कविता की शादी में उन लोगों ने कितनी कंजूसी की थी। सच में मम्मी, वो लोग तो हमसे भी 2 कदम आगे हैं। जब देखो अपना पैसा बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वो दिन याद है ना आपको, जब भैया वो महंगी वाली कार लेने के लिए बोल रहे थे और उस कार लेने के लिए कुछ रुपए कम पड़ रहे थे, तब अपनी समधन से पैसे मांगे थे आपने, लेकिन उन्होंने तो बहाना मार दिया ना, बोल दिया कि उनके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे हाँ, जब भी उसे पैसे मांगो तो बस यही बोलती है, उसके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ, सब पैसे बचाने के बहाने हैं। हाँ हाँ, बचा ले बचा ले, ऐसे लोगों के साथ क्या करना है ये हमें भी पता है। वहीं दूसरी ओर कविता, मेरी बहन की शादी है, कम से कम शादी के समय तो माँ जी को थोड़े अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए थे। इन साड़ियों को देखकर पता नहीं मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे। बेचारी कविता बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बीतते हैं और उसकी बहन की शादी का दिन आता है। समधन जी ये लीजिए, ये आपके लिए साड़ी, और ये दीपांशी बेटा तुम्हारे लिए ये सूट। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था ना आप दोनों को? हाँ हाँ समधन जी, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। ये साड़ी तो काफ़ी अच्छी है। हाँ समधन जी, ये यहाँ की नहीं है, ये साड़ी हमने खास कलकत्ता से मंगवाई है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया समधन जी। हाँ आंटी शुक्रिया, मुझे भी ना बहुत पसंद आया। अच्छा ठीक है, आप लोग अब नाश्ता कर लीजिए, मैं ज़रा अभी आती हूँ। हाँ हाँ समधन जी, जाइए जाइए, काम कर लीजिए, शादी वाला घर है भाई, काम तो होता ही है। कविता की माँ चली जाती है। अनामिका बेटा, मैंने कविता की सासू माँ और उसकी ननद को महंगे कपड़े दिए, जो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में तो कभी देखे भी नहीं होंगे। घटिया लोग, लेते वक्त महंगी महंगी चीज़ें चाहिए और देते वक्त 2 कौड़ी की चीज़ें पकड़ा देते हैं दूसरों को। शर्म भी नहीं आती इन्हें। हाँ माँ, देखो ना उन लोगों की दी हुई साड़ियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इन साड़ियों को कई लोगों ने 10 बार पहना हो, तब जाकर दुकान में बेचा हो। वही तो, शादी के पहले तो बड़ा हाँकते हुए बोलती थी, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, सब झूठ बोलती थी। सच में माँ, खोदा पहाड़ और निकली चुईयाँ। पता नहीं कविता दीदी की भी किस्मत कैसी है। अरे इसकी किस्मत ना बचपन से ही बेकार है, एक तरीके से पनौती ही है। इसके लिए कुछ भी काम करो तो गड़बड़ हो जाती है। माँ, अब दीदी। क्या हुआ कविता, कुछ काम था? कुछ नहीं माँ, आप ये अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ाई थी, इसमें किसी का कॉल आ रहा था। अच्छा अच्छा, निर्मला देवी का होगा, वो हमारे घर का एड्रेस पूछ रही थी। आ रही है ना अनामिका की शादी में, इसलिए। अच्छा वो माँ, अनामिका, मेरे ससुराल वालों को माफ़ कर देना। मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हें बहुत सस्ती और बेकार सी साड़ियाँ दी है। अरे कोई बात नहीं दीदी, जिसकी जैसी नीयत, अब उनकी नीयत ही ख़राब है तो हम क्या कर सकते हैं। वही तो, एक तो कभी भी हम लोगों को कुछ देने का नाम नहीं लेते, और जब देने का समय आया तो देखो क्या दिया। ऐसी साड़ियों को मेरी बेटी पहनेगी भी नहीं, और अगर गलती से इसने अपने ससुराल में पहन भी लिया ना तो इसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और हाँ, मैं तुझसे कुछ बोलने वाली थी। मैं ये बोलने वाली थी कि तूने जो साड़ी पहनी है ना, ये बहुत ही सस्ती है। मैंने उस दिन मंगल बाज़ार में देखी थी, 300 की मिल रही थी। पक्का तेरी सासू माँ वहीं से लेकर आई है, तो ज़रा इसे बदल ले, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं।
हाँ दीदी, मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं, वो पहन लीजिए आप। बेचारी कविता को अपने ससुराल वालों की तरफ से भी सुनना पड़ता था और अपने मायके वालों की तरफ से भी सुनना पड़ता था, यानी कि कोई ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे रहा था। तो 3 दिन बाद अनामिका की शादी संपन्न हो जाती है। अरे कविता, तेरे ससुराल वालों ने तो कंजूसी की सीमा ही तोड़ दी। तुझे पता है तेरी बहन की शादी में तेरे ससुराल वालों ने लिफाफे में कितने पैसे डाले थे? सिर्फ 500 रुपए। अरे इससे ज्यादा तो हमारे पड़ोसी राजन यादव ने दिए। बेचारी कविता अब बोलती भी तो क्या। कुछ दिन बाद ही कविता की ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही महीनों में उसकी शादी भी हो जाती है। चलो, मेरी बेटी की शादी तो कम पैसों में ही निपट गई। सच में माँ, आपने तो दीपांशी के ससुराल वालों को सस्ते में निपटा दिया। उनको तो सोफा, बेड और ड्रेसिंग टेबल सब कुछ सस्ता सस्ता दे दिया आपने। और नहीं तो क्या बेटा, इससे कहते हैं दिमाग। अच्छा बेटा, अब कुछ दिनों में दिवाली का त्योहार भी आ रहा है। तू ये बता, मिठाइयाँ कहाँ से लाएगा? अरे मम्मी, आपको तो पता ही है, दिनेश चाचा की दुकान में सबसे सस्ती मिठाइयाँ मिलती है। वहीं से लड्डू और सोन पापड़ी ले आएंगे, और क्या। कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाती है। हेलो समधन जी, हैप्पी दिवाली। कैसी हैं आप? हैप्पी दिवाली समधन जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? घर में सब ठीक हैं? हाँ समधन जी, सब बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आप आज आ रही है ना हमारे घर? आपकी बेटी का ससुराल कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं, आ जाइएगा। हाँ समधन जी, क्यों नहीं आएंगी, आपसे मिलने ज़रूर आएंगी। अच्छा, तो आते वक्त कुछ ना कुछ तो आप लेकर ही आएंगी, है ना? बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं समधन जी, बुरा क्यों मानेंगे। अच्छा समधन जी, पिछले बार आप जिस दुकान से ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी ना, इस बार वहाँ से मत लाइएगा, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स थोड़े पुराने से थे। हाँ समधन जी, जैसा आप कहें। अच्छा, तो अब फ़ोन रखते हैं हम। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। आशा देवी फ़ोन रख देती है। वहीं ललिता देवी को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तरीका है भीख मांगने का, कितनी चालाक है। जानबूझकर बोल रही है उस दुकान से ड्राई फ्रूट्स मत लेकर आना, ताकि अगर कोई ला भी ना रहा हो तो ले आए। लेकिन हम भी ललिता देवी हैं, हम भी जानते हैं चालाक लोगों के साथ कैसे चालाकी की जाती है। फिर क्या, ललिता देवी एक छोटा सा बादाम का पैकेट और एक काजू का पैकेट एक बड़े से डिब्बे में पैक करके कविता के घर लेकर जाती है। डब्बे को देखकर कविता की सासू माँ तो बहुत खुश होती हैं। रात में सभी मेहमानों के चले जाने के बाद, चलो ज़रा जल्दी से खोलते हूँ। पर ये क्या, जब आशा देवी उस बॉक्स को खोलती है तो उसे सिर्फ 2 छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिखते हैं। चालू औरत कहीं की। अच्छा इसको छोड़ो, कविता के मायके वालों से तो क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। चलो ज़रा अपने दामाद जी के घर से आए हुए दिवाली गिफ्ट बॉक्स को खोलती हूँ। कविता की सासू माँ बहुत चालाक थी। जिस तरह से उसने कविता की माँ से ड्राई फ्रूट्स की डिमांड की थी, उसी तरह उसने अपने दामाद से भी ड्राई फ्रूट्स की डिमांड की थी। देखो तो मेरी बेटी के घर से कितने सारे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट आए हैं, दिल खुश हो गया। वहीं दूसरी ओर आशा देवी की बेटी जब अपनी माँ के भेजे हुए मिठाई के डिब्बे को खुलती है तो देखती है उसमें तो सिर्फ सोन पापड़ी और एक छोटा डिब्बा लड्डू का था। वाह वाह, तेरी माँ ने तो कमाल ही कर दिया। अनामिका का पति तो उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी सासू माँ इस बात से बहुत नाराज होती हैं। वहीं अनामिका जब अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है तो उसकी माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन, सुनो कविता, तुम्हारा पति एक छोटा सा बिजनेस खोलना चाहता है, तो उसके लिए उसे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तुम्हारे मायके वाले ने यूँ तो कभी हमारी मदद नहीं करी, लेकिन कम से कम इस बार तो कर दे। सासू माँ, इस बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो उन पर निर्भर करता है ना कि वो लोग देते हैं कि नहीं। अरे लेकिन तुम भी तो कुछ बोल सकती हो ना, तुम्हें तो बस अपने मायके वालों के पैसे बचाने हैं। अरे अपने पति के बारे में कुछ सोचती भी हो या नहीं? अगर इस बार पैसे नहीं मिले ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हमने तुम्हारे मायके वालों की सारी कंजूसियाँ झेली है, अब और नहीं। और हाँ, मैं जा रही हूँ तुम्हारी माँ को कॉल करने। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी कश्मकश में लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं क्या करूँ तो क्या, भला मेरी चलती कहाँ है। कविता की सासू माँ कविता के मायके वालों से पैसों के लिए कहती है, समधन जी अभी तो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे ससुर जी का ऑपरेशन भी होना है अगस्त में, तो हमें माफ़ कर दीजिए। ललिता इतना कहकर तुरंत ही फ़ोन काट देती है। इसकी माँ को तो एक पैसे की तमीज़ नहीं है, कैसा फट से फ़ोन काट दिया। इसके बाद आशा देवी अपनी बहू को बहुत सुनाती है।
थोड़ी देर बाद कविता अपनी माँ को कॉल करती है और उससे पैसों के लिए रिक्वेस्ट करती है। माँ प्लीज़ थोड़ा सा तो पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए। तू ना ज़्यादा अपनी सासू माँ की साइड मत ले। बोला ना पैसा नहीं है तो नहीं है, फ़ोन रख अब। माँ, पर फ़ोन कट जाता है। फिर क्या, इस बार भी कविता के मायके वाले उसकी कोई हेल्प नहीं करते। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और करीब 3 महीने बाद। और बेटा, अपने ससुराल गया था ना, कैसा रहा? हाँ माँ, सब ठीक ठाक ही रहा। ये बता, खाना पीना तो सही से करवाया ना उन्होंने? और उन्होंने तुझे पनीर कितनी बार खिलाई, ये तो बता। माँ खिलाई थी 2-3 बार। तू 5 दिन के लिए रुका वहाँ और सिर्फ 2 या 3 बार पनीर खिलाई उन्होंने? यह तो गलत बात है बेटा। और आते वक्त तेरे हाथ में कुछ पैसे रखे कि नहीं तेरे सास ससुर ने? हाँ दिए ना, ससुर जी ने 2000 दिए मुझे। बस 2000? अरे इतनी पेंशन मिलती है उन्हें, कम से कम 5-6 हजार तो देने चाहिए थे अपने दामाद जी को। कितने दिनों बाद जो गए थे तुम वहाँ, सारी कंजूसी तुम्हारे साथ करते हैं ये लोग। अपनी छोटी बेटी की शादी में देखा था कितना खर्चा किया था। इस तरह आशा देवी अपने बेटे के कान भरती रहती है और अपने बेटे के कान भरने के बाद वो सीधा अपनी बहू के पास जाती है और उसे सुनाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन आशा देवी की बेटी और दामाद घर आते हैं। ये आलू की रसेदार सब्जी और रोटी मेरे दामाद जी को तो बहुत पसंद आएगी। खाने को देखकर ही रोशन अपनी पत्नी अनामिका की तरफ देखता है। अनामिका भी उसे इशारों में खाने के लिए कहती है। अरे बेटा, इतना मत सोचो, खा लो। आलू की सब्जी हमें खानी चाहिए, इससे हमें ताकत मिलती है। ठीक है सासू माँ। रोशन खाना खा लेता है, लेकिन उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर भी उसने अपनी सासू माँ का दिल रखने के लिए खाना पूरा खा लिया। अच्छा सासू माँ, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 3 दिन रुकूंगा, लेकिन सॉरी मैं नहीं रुक पाऊँगा क्योंकि अभी अभी बॉस का कॉल आया था। उन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी है, इसलिए मुझे शाम को ही निकलना पड़ेगा। अनामिका, तुम चाहो तो यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। रोशन झूठ बोल देता है क्योंकि उसे यहाँ उसकी सासू माँ की करतूतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। चलो, दामाद जी को भी सस्ते में निपटा दिया। आशा देवी तो ऐसा हमेशा ही करती थी। उसके लिए ये चीज़ कोई नई नहीं थी। जब वो किसी दूसरे के घर जाती थी तो अच्छे अच्छे और महंगे महंगे पकवान खाया करती, और जब कोई उसके घर आता तो वो उनको सस्ते में ही निपटा देती। इसके महीने बाद। मुबारक हो, घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। शुक्रिया शुक्रिया, एकदम परी लग रही है मेरी नातिन। अब कविता की लड़की हो गई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद अब तो उसके ससुराल वाले और मायके वाले थोड़े बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बेटी पैदा हुई है और किसी को कोई खुशी नहीं है। मेरी माँ को कॉल करो तो कहती हैं बिजी हूँ। मुझे सब पता है वो ऐसा क्यों करती हैं, ताकि उन्हें मुझे कुछ देना ना पड़ जाए। और इधर मेरे ससुराल वाले हैं जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मैं भी अपनी बेटी की परवरिश सही से करूँगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। कविता के ससुराल वाले उसे उसकी बच्ची के लिए सामान तो लाकर दे रहे थे, लेकिन बहुत ही कम, जिससे कविता को अपनी बच्ची का ध्यान रखने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए वो अपने कुछ जेवर बेच देती है। इसी से अब खर्चा चलाऊंगी। बेचारी कविता ऐसे ही अपनी बेटी का ध्यान रखती रहती है। और तभी एक दिन जब उसकी बच्ची 1.5 साल की हो जाती है। कविता, बहुत हो गया, तुझे और सहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे लिए अपने बॉस से बात कर ली है, बस तू परसों काम पर आ जा। ठीक है, मुझे काम तो करना ही होगा, क्योंकि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। जिसको जो कहना है कहने दे। वो तेरे को कुछ दे नहीं रहा है तो फिर तुझे उनके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? हाँ, सही कहा। अब कविता काम पर जाने लगती है। एक दिन, बाय रोहन, थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट। कोई बात नहीं कविता, अच्छा बाय। अब ये कविता की सासू माँ देख लेती हैं। अजी देखो तो। रुको कविता, कौन था वो लड़का? बहू, तुम हमारा नाम डुबाने की कोशिश कर रही हो। पापा जी, वो मेरे भाई जैसा है। चुप कर, झूठी कहीं की। तो हमसे लड़कर जॉब करने क्यों जाती है, ये हम सबको पता है। आज तो हमने आंखों से देख भी लिया। आज ऑफिस में बहुत काम था, आते वक्त रात होने वाली थी, बस इसीलिए उसने मुझे घर छोड़ दिया। इस पे क्या गलत किया बताइए तो? आप लोगों को मेरा हर काम गलत क्यों लगता है? जुबान भी देखो कैसे चलने लगी है इसकी। सच में कविता, तुम कितना बदल गई हो। बहू, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। और जो आप लोग मेरे साथ रोज करते हैं, क्या वो शोभा देता है?
अरे आप लोग तो मेरी बच्ची को भी नहीं देख सकते। बेचारी को मुझे पड़ोसी के घर में छोड़कर जाना पड़ता है। सासू माँ, आप भी तो माँ हैं, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? और आप रमेश जी, क्या आपने कभी एक पिता होने का फर्ज सही से निभाया? जब भी मेरी और मेरी बच्ची की बात आई तब आप सभी ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। क्या ये सब आपके परिवार वालों को शोभा देता है? बहू, माँ जी, आप तो बस कह देती हैं कि मैं ऑफिस ना जाऊं, लेकिन आपको पता है मेरे ऑफिस जाने के बाद से ही मैं अपनी बच्ची की जिम्मेदारी ले पा रही हूं। क्या आप हमारी जिम्मेदारियां ले सकती हैं? रमेश जी, अगर आपको हम इतने ही बेकार लगते हैं तो आप हमें डिवोर्स दे दीजिए। कविता पहली बार इतना गुस्सा हुई थी और गुस्से में उसने बहुत सारी सही बातें बोल दी थी जिससे रमेश को उसकी गलती का एहसास होता है। दीप्ति, जैसा तूने मुझे सिखाया था ना वो तलाक वाली बात, वो सब मैंने बोल दिया। कहीं मैंने गलत तो नहीं किया ना? कुछ गलत नहीं किया तूने। वो तुझसे अगर डिवोर्स मांगेगा भी ना तो तू इतनी आसानी से देगी नहीं। बस तू इन लोगों को इनकी चाल से ही जीत। थोड़ी देर बाद, कविता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ बहू, माफ़ कर दो। हम दोनों को माफ़ करते बहू। इस तरह कविता के ससुराल वाले आखिरकार सुधर ही जाते हैं। वहीं कुछ ही दिनों बाद कविता की माँ अचानक से बाथरूम में गिर जाती है, जिसके कारण उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। चिंता मत करिए माँ, मैं आपके पास आती हूँ। कविता उन दिनों अपनी माँ की खूब सेवा करती है और इस तरह कविता की माँ का भी दिल बदल जाता है। ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता है और कविता खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ रहने लगती है।